अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच और फिक्र के नए जाविये नए अंदाज प्रोग्राम कुरान और सेहत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट रक्षंदा बिलाल। नाज़रीन, जिंदगी सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि खाएं उतना जिससे आप सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और ख़ास तौर पर हमें आजकल जैसे कि बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है मौसम बदलने के साथ साथ, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे मोटापे के हवाले से मुख्तलिफ बीमारियाँ कैसे हो रही हैं, स्पेशली फैट जो है उससे शुगर वो कैसे होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील महरी, मेडल ऑफ मेरिट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन तमाम बीमारियों का इलाज और एहतियाती तदाबीर बताएंगे। और आज के टॉपिक के हवाले से आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल मोटापा, फैट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही है और स्पेशली जो शुगर है, क्या मसाइल है इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, मोटापा जो है ना, ये बसियार खोरी की वजह से आ रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भूख लगे और इंतहा की भूख लगे तो उस वक़्त खाएं। और कुरान से हमें ये शवाहद मिलते हैं कि इस दुनिया में भी बल्कि आखिरत में जहां हमने जाके मुस्तकिल रहना है, वहां पे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, सूरह मरियम की आयत नंबर 69 है कि और वहां जन्नतियों को उनका रिज़्क़ जो है वो मतवातर सुबह शाम मिलता रहेगा। तो हमें यहाँ पे वो आदत डालनी है जहाँ अब जाके हमने परमानेंट पूरी ज़िंदगी ताहयात जहाँ हमने हमेशा के लिए रहना है, तो उस जगह की भी आदत अपनानी चाहिए। और यहाँ भी जो फरमाया कि रोज़े का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो रोज़े की रूह को हम आज तक अभी तक नहीं समझ सके कि रोज़े की रूह क्या है। हमने सिर्फ ये समझा हुआ है कि पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा जो है ना, वो रहमतों बरकतों का, जहन्नम से निजात का, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस दुनिया में रहते हुए आपको जो है वो बीमारियों से निजात का भी है। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती और कुव्वत मुदाफ़ियत को साल में एक दफ़ा अपग्रेड करने के लिए आता है, ओवरऑलिंग करता है। हम क्या कर रहे हैं कि हम हर वक्त खाने पे खाना खा रहे हैं और पहला खाना हमारा 3 घंटे जो है वो स्टमक में पड़ा रहता है, हमने अभी उसको प्रोसेस नहीं होने दिया, वो अभी छोटी और बड़ी आंत तक नहीं पहुंचा, उतनी देर में हमने और खा लेते हैं, फिर उसके बाद और खा लेते हैं। इट्स अ ओवर ईटिंग। और कुरान जो है वो इसको सख्ती से ममानित करता है कि कुलू वशरबू वला तसरफू, खाओ पियो और इसराफ यानी हद से तजावज़ ना करो। अल्लाह अल्ले तलल्ले करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और फिर जिसको अल्लाह ताला पसंद ना फरमाए उसको सारी दुनिया जो है वो पसंद करती रही, तो उसके मसाइल और उसके हालात जो है ना वो अजीबो गरीब होंगे। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बहुत सारी मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना उसवा हसना जो है वो पूरी ज़िंदगी आपने 63 बस जो है वो ये सारी प्रैक्टिकल लाइफ उस तरह से गुजार कर बताई कि इस तरह से रहें और खाना किस तरह से खाना है, और सिंगल डिश लें। एक सालन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और फरमाया कि 2 या 3 4 खाने जब आप इकट्ठे करते हैं तो वो चीज़ें एक दूसरे के साथ एग्रीवेट करती हैं और उससे बहुत ज़्यादा और मुश्किलात और मसाइल आते हैं। फिर जब आप एक खाना खाते हैं और उसके फ़ौरन बाद दूसरा खाना लेते हैं और वो अभी प्रोसेस नहीं हुआ, आप और खाना की कोई चीज़ ले लेते हैं, तो ये बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ है। और हम अपने खुद अपने ब्रेकफास्ट हम कर लेते हैं और टाइम नोट कर रहे हैं, लंच का टाइम हो गया, अभी हमने लंच नहीं किया, या शाम का खाना, मतलब इतना बाकायदगी से हम कोई और काम नहीं करते मेरा ख्याल जितना हम खाने की तरफ जाते हैं। मेजोरिटी लोग जो है ना रक्षिंदा, उनकी सोच ये है कि वो शायद दुनिया में खाने के लिए आए हुए हैं। हालांकि खाना जो है ये सिर्फ जिंदगी को जिंदा रखने के लिए और उसको कायम दायम रखने के लिए, जितना हम थोड़ा खाएंगे उतनी सेहत ज्यादा अच्छी होगी बनिस्बत उन लोगों के जो ये सोच रखते हैं कि नहीं जी ज्यादा खाएंगे, ज्यादा पेट भरकर खाएंगे और मुख्तलिफ चीजें खाएंगे। और खासतौर पर जब वो हम देखते हैं ना मुख्तलिफ जगहों पर वो दावत वगैरह पे जब गए हुए होते हैं तो वो ऐसे खा रहे होते हैं कि जैसे ये किसी जंगल से आए हैं और इनको कभी इससे पहले इसने पहले कभी खाना नहीं देखा। तो ये जो पोजीशन है, ये इस सारी बसियारखोरी के पीछे जो है ना, फिर आपके जिस्म के अंदर फैट्स बढ़ेंगी, फैटी होंगे, एसिडिटी होगी, तजाबियत होगी, गैसेस होंगी, आपका मोटापा फूलने वाला भी आ सकता है, आपका मोटापा चर्बी वाला भी बढ़ सकता है। उससे आपके कोलेस्ट्रोल, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, फालिज के अटैक्स, उसके बाद आपके जोड़ों के मसाइल, जोड़ों में दर्दें, आपके पट्ठों में खिंचाव,
और ख़ास तौर पे जो पैंक्रियास हमारा इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने लबलबा रखा है, जिसका काम कुदरती इंसुलिन बनाना और अंदर से शुगर को कंट्रोल करना है। जितना जो कुछ हम खाएंगे वो खुराक खाने के बाद कुछ टाइम के बाद जब वो हाजम होती है तो वो इन जो है ना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही होती है। अब जितना ग्लूकोज रक्षंदा बनता है उतना ही पैंक्रियास ने लबलबे ने इंसुलिन उसको फराहम करनी है इंसान के अंदर से। अब अगर ये दोनों का बैलेंस ठीक चल रहा है, एक दूसरे के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन ठीक है और दोनों ऑर्गन्स जिगर और जो हमारा लबलबा है अगर ये दोनों इक्वल एक दूसरे के साथ ताउन के साथ चला रहे हैं हमें, तो फिर हम बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करेंगे, खुराक ज्यादा खाएंगे और खासतौर पे जो लोग मोटापे में मुब्तला हैं उनको तो ये देखना चाहिए कि एक शख्स जो है उसका नॉर्मल बॉडी का जो है ना वजन है तो वो जाहिर है उसका लबलबा उतनी इंसुलिन बनाएगा। अगर एक शख्स जो है वो ओवर वेट है और उसका वजन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसके लबलबे को उतनी ज्यादा इंसुलिन जो है ना वो बनानी पड़ेगी और उसकी पूरी बॉडी में उसको सर्कल करनी पड़ेगी। अब जब बार बार वो इंसुलिन ज्यादा बनाएगा, ओवर टाइम काम करेगा, तो उससे मसाइल क्या होंगे कि वो वीक होना शुरू होगा, कमजोर होगा, एबनॉर्मल इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि जल्दी के काम जो है ना वो अच्छे नहीं होते। तो जब वो बार बार उसको कर रहे हैं, हम उस पर बोझ डाल रहे हैं, वॉक हम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे, जॉगिंग ट्रैक पे हम नहीं जाते, पार्क वगैरह में हम नहीं जाते, खाना खाया बैठे रहे, लेटे रहे, रात का खाना इस्लाम में बिल्कुल ममानियत है। आप देख लें रमजान का एक महीना जो है वो उसमें हम मगरब की अजान के फौरन बाद उस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है, पूरी दुनिया जो है, पूरा खासतौर पे उम्मत मुस्लिमा जो है, पैगम्बर आज़म आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी उम्मत है पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त मगरब की नमाज के फौरन बाद खा रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जो अगला 11 महीने हमारे पास होते हैं उसमें हम फिर वो इस्लाम हमारा जो है वो एक महीने के लिए नहीं आता है, वो एक महीना हमें तरबियत देने के लिए आता है कि आइंदा जिंदगी हमने इस तरह से गुजारनी है और इन बातों पे उस तरह से अमल करना है। लेकिन बिल्कुल ठीक हो गया, इस पे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, मुजम्मल है लाहौर से। जी मुजम्मल, हेलो हेलो। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, जब वो रक्षंदा उसको बार बार काम करना पड़ेगा, ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो कमजोर होगा। हमने सारा बर्डन जो है ना वो पैंक्रियास पे डाल रखा हुआ है, हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को ना कितने बजे तक आपको खत्म कर देना चाहिए ताकि वो आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम जो है आपका ठीक रहे? देखें, खत्म नहीं कर देना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमें इस्लाम ने ये दर्ज दिया है कि शाम का खाना जो है वो मगरब से पहले हमारा तैयार हो और जैसे ही हम मगरब की नमाज पढ़े तो उसके फौरन बाद हमें खा लेना चाहिए, ताकि उसके बाद फिर देखें अल्लाह ताला ने कितना शॉर्ट टाइम दिया है कि मगरब से इशा की नमाज के दरमियान देख लें जो वक्फा है वो बहुत थोड़ा है, उससे पहले पहले खा लें, फौरन बाद खा लें और उसके बाद थोड़ी सी हम रेस्ट करें और उसके बाद फिर हम जब ईशा की 17 रकत जब हम नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह ने ये हमारे लिए एक्सरसाइज रखी है और ये इस नमाज से ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज और कोई नहीं हो सकती। ना तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, वो 17 रकत नहीं पढ़ रहे, और उसके बाद दूसरी साइड पे हम देखें तो हम उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खाना खाने के बाद चहलकदमी जो है वो करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चहलकदमी फरमाया करते थे। लेकिन हमने उन सारी आदात को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जैसे कहते हैं ना दिलो जान निशावर करने के लिए और आशिक रसूल होने के दावे तो करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी जितनी है हम उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। हमें उसका फॉलोअर्स होना चाहिए, हमें उस पे उस तरह से प्रैक्टिकल अमल करना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है, मुजम्मल है लाहौर से। जी मुजम्मल। मैं शेख मुजम्मल फ्रॉम लाहौर से। जी सर, मेरा मसला है कि मैदा जो है ना ये ज्यादा मुर्गन गज़ाएं एक्सेप्ट नहीं करता और जल्दी से कोई भी खाना खाता हूँ जल्दी से पेट खराब हो जाता है मेरा। ठीक हो गया जी, बताता हूँ मैं आपको। जी ठीक हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मोहतरम ये है कि आप कुरान की रोशनी में जो कुरान में अल्लाह ताला ने आपको निज़ाम से दिया आप उसको पहले फॉलो करें। अब आपके लिए ये है कि आप मुरगन गज़ाएं और चटपटी चीजें आपने पहले बहुत ज्यादा खा के देख ली, और आई एम डोंट श्योर अबाउट दैट कि आपने कद्दू, टिंडे, गियातोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू जो है इनको कभी देखा नहीं होगा या इनको खाते हुए आपने मुंह बना के खाया होगा। मुर्गन गज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होता है। अब जितने मसाइल आपके हो चुके हुए हैं इसके मुताबिक अब ये है कि अब आप अपने आपको उस लेवल पर लेकर जाएं कि जब आपको भूख लगे तो आप खाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर 3-4 दिन तक भूख ना लगे तो ना खाएं, लेकिन हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ओहो घर वाले भी ये कहते हैं, मरीज को कह रहे होते हैं कि अबे भूख नहीं लगी आपको,
अच्छा चलो खा लो थोड़ा सा, नहीं नहीं थोड़ा सा और खाओ, फिर थोड़ी की देर बाद थोड़ा सा और खाओ। भाई उसको हजम तो होने दें, उसका स्टमक को, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने लेवल पर आने दें। जब वो उस पीक लेवल पे पहुंचेगा, हरारत आएगी, उसके बाद वो फिर उस पोजीशन में पहुंचेगा कि फिर उसको भूख लगेगी। अब आपके लिए ये है कि आप एक तो चटपटी और मुरगन चीजों को छोड़ दें, और दूसरा जो मैंने सब्जियां बताई उनकी तरफ आएं, और खासतौर पे आप अदरक, जीरा सफेद, सब्ज पुदीना, इन 3 चीजों का कावा बनाकर सुबह दोपहर शाम आप ये कावा लें। और अगर आप चाय पीते हैं तो चाय छोड़ दें, चाय कोई मशरूब नहीं है। एक आधा कप ले लेना चाहिए, ये नहीं है कि जी, बिल्कुल ही आप छोड़ दें। आप पीती हैं तो आप अपने लिए ना सोचें, आप अपना देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, तो सुबह का ब्रेकफास्ट जो है स्किप कर जाते हैं, नहीं अक्सर लोग करते हैं। देखें पोजीशन ये है कि सुबह का नाश्ता इस्लाम के अंदर है कि सुबह आप नाश्ता करें, और उसके बाद फिर सारा दिन जो है वो उसमें खाने पीने का कोई तसव्वुर नहीं है, और उसके बाद फिर शाम को मगरिब की अजान के फौरन बाद जो है ना वो आपका खाना है। इन बिटवीन, इसके दरमियान में जो हम लंच ब्रेक ले आए हुए हैं, ये लंच ब्रेक का तसव्वुर आप देख लें। रमजान में 1 महीना जो है क्या हम करते हैं, लंच करते हैं। खवातीन अगर रोजे की हालत में हो तो वो शाम को किचन में जब काम कर रही होती हैं तो वो कोई चीज भी जो है वो चखने और अपनी जुबान की तरफ टेस्ट के लिए भी नहीं लेके आती कि कहीं मिर्च या नमक कोई चीज तेज तो नहीं हो रही। तो ये वो 1 महीना जो है ना वो हमें प्रैक्टिकल, हम उस रोजे की, उस रमजान की रूह को अभी तक नहीं समझ पाए। आजकल जैसे हम फास्ट फूड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बर्गर, लाइक पिज्जा, इस टाइप की हम चीजें बहुत यूज कर रहे हैं, ये वेट गेन कर रही है, नॉट मतलब स्टमक के लिए भी प्रॉब्लम। ये खुराक नहीं है, फॉर गॉड सेक हमें इस मसले को देखना है। ये वो बाहर से बच्चों में भी बड़ी बीमारियां इससे फैल रही हैं। देखें बात पता क्या है कि जितने मसाइल हमने, ये माइग्रेटेड फूड है जिसको हमें बतौर टेस्ट कभी कभार चलें हो सकता है कि इसको लेना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम इसको जो है ना वो अपनी खुराक बना लें। और जो जिस खित्ते में हम रह रहे हैं उस खित्ते में अल्लाह ताला ने जो चीजें पैदा की हैं हमारे लिए, हमारे मिजाज और हमारे रहन सहन, तर्ज जिंदगी, कल्चर, बूदोबाश के मुताबिक हम उन चीजों को देखना चाहिए, वो हमारी खुराक है। लेकिन हम उस खुराक को टेस्ट पर ले गए हुए हैं, और जो माइग्रेटेड फूड मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ खित्तों से आया और जो बीमारियां फैलाने का बायस बन रहा है, जिससे तजाबियत, एसिडिटी, उसके बाद गुर्दे फेलियर की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद हमारा हेपेटाइटिस हो रहा है, तजाबियत हो रहा है, H pylori पॉजिटिव बहुत ज्यादा पेशेंट में आ रहा है, उससे और नर्वस सिस्टम के बहुत ज्यादा मसाइल हो रहे हैं। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ शाहिद हैं चीचावतनी से। जी शाहिद, हेलो हेलो जी। लाइन नहीं। तो अब ये जो पोजीशन है, इस सारी मसाइल का जब हम मोटापे की तरफ जाएंगे तो उससे हम अपने लबलबे को जो है उसको भी खराब कर रहे हैं। फिर जब लबलबा कमजोर हो जाएगा, वो इंसुलिन कम बनाना शुरू करेगा, तो आगे हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब शुगर लेवल बढ़ेगा तो उससे मुख्तलिफ मसाइल जो है ना वो फिर आगे, खासतौर पे ठंडे पसीने आना, पाँव में, हाथ पाँव में जलन, चिंटियां रेंगना, पिंडलियों में दर्द होना, पेशाब का ज्यादा आना, उसके बाद जब पेशाब करते हैं तो उस जगह पे चूंटियां वगैरह भी आ जाती हैं, कीड़े वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद हाथ पांव का सुन्न होना, उसके बाद आपके आई साइड पे इफेक्ट हो रहा होता है, आपके गुर्दों पे इफेक्ट हो रहा होता है, उसके बाद आपके जिगर पे इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद आपके असाब पे, पट्टों पे इफेक्ट हो रहा है, आपके हार्ट पे इफेक्ट हो रहा है। ये सारे मसाइल फिर ड्यू टू डायबिटिक इफेक्ट हम इतना नहीं कह सकते जितना उस लबलबे का जो दूसरे जिस्म के अंदर जो ऑर्गन अज़ा हैं उनके साथ जो उसकी गिवन टेक्स लेन देन है, वो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लबलबा जो है। लेकिन वो जब दूसरे तमाम एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनके साथ जो उसकी गिवन टेक्स हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो उससे जो बीमारियां और जो मसाइल आएंगे उसको भी हम सिर्फ शुगर कह के जो है ना वो डॉक्टर्स निकल जाते हैं पतली गली से कि ये शुगर की वजह से मसले हो रहे हैं। तो शुगर को कंट्रोल जरूर करें, शुगर को मैनेज जरूर रखें, उसके लिए वॉक करें, उसके लिए आप जो भी मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं कंट्रोल करने की, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि वो जो आपका लबलबा कमजोर हो चुका हुआ है, वो जो इंसुलिन नहीं बना रहा या कम इंसुलिन पैदा कर रहा है, हमें ये चाहिए कि हम ऐसी ट्रीटमेंट भी लें। अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम सेहत के अंदर लबलबे का इलाज जो है वो रखा है, जो कि शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ बल्कि उस लबलबे को रीऑर्गेनाइज करता है, उसको रीजनरेट करता है, वो इंसुलिन दोबारा पैदा करने के काबिल हो सकता है, फिर से वैसा ठीक हो सकता है जैसा वो पहले था। तो लबलबे का इलाज करवाना चाहिए ताकि आपका अपना लबलबा जो है वो फिर से कुदरती इंसुलिन हार्मोन बनाना शुरू करे, और आपको आइंदा जिंदगी जो है ना वो बहुत सारी वो अद्वियात जो हम रेगुलर बेसिस पे रोजाना जो हमें ये कह दिया गया हुआ है कि कब्र तक खानी है,
उन दवाइयों से हमें निजात मिल सकती है। और वो अल्लाह की नेमतें जिनसे हमने परहेज किया हुआ है, उन परहेज वाली चीजों से भी हमारी जान छूट सकती है और हम एक नॉर्मल सेहतमंद तंदुरुस्त जिंदगी जो है वो दूसरे लोगों की तरह से गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम एक्सरसाइज और अपनी जो डाइट प्लान है वो अपना ठीक रखें एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो क्या ये मेडिसिन इंसुलिन वगैरह जो यूज करें इससे इनकी जान छूट सकती है हमेशा के लिए? देखिए, जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत जरूरी है। और खास तौर पे मैं ये कहता हूं कि वो पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो जो मोटापे के मरीज हैं, वो जो कोलेस्ट्रोल के मरीज हैं, वो जिनके यूरिक एसिड बढ़ चुका हुआ है, वो जिनके और बहुत सारे मसाइल हैं, इनको चाहिए कि कम से कम 1 घंटा जो है वो रोजाना वॉक जरूर करें। सुबह बहुत अच्छी है, अगर सुबह ना हो सके तो फिर दोपहर को या शाम को जरूर करें, क्योंकि उसमें फर्स्ट 20 मिनट जो है वो आपके वार्म अप के होंगे एंड लास्ट जो 40 मिनट्स हैं वो आपके बहुत सारी चीजों को बंद करेगा। कॉल लेते हैं। जुबैर है हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी जुबैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भाई हैं, उनको ना बैक बोन का मसला है कमर के पास। ठीक है। एक दफा ऐसा हुआ था 4-5 साल पहले, बड़ी से उन्होंने गोद से बड़ा टापू उठाया था। उसके बाद उनकी बैक बोन में वो लगवा दिया और ट्रीटमेंट भी करवा लिया, लेकिन अब फिर ज्यादा सर्दी आती है तो दर्द दोबारा शुरू हो जाती है। ओके, मैं बताता हूँ जी आपको। जी ठीक हो गया। बैकबोन का मसला है और उसमें दायरे को वजन उठाया तो वो पंजाबी में इसको कहते हैं बाज दफा चुक भी पड़ जाती है, लेकिन डॉक्टर जो है ना वो इस चीज को नहीं फॉलो करता। उसमें पट्टे जो है ना वो उनमें खिंचाव आ जाता है, या एक पट्टा जो दूसरे पट्टे के ऊपर अगर चढ़ जाए तो उस वजह से भी ये मसाइल होते हैं। हम इसके लिए पेन किलर्स वगैरह खा के इंजेक्शन लगवा के अपने आप को जो है ना वो समझते हैं कि ये ठीक है और शायद यही इसका हल है, लेकिन ये उसका परमानेंट हल नहीं होता। क्योंकि जितनी हम पेन किलर्स दर्द की दवाइयां खा रहे होते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि दर्द जो होता है ये किसी खराबी का इजहार होता है। अलार्म सिस्टम अल्लाह ने एक इंसान के अंदर रखा है, नर्वस सिस्टम में वो अलार्म बज रहा होता है कि आपको जिस जगह पे कोई प्रॉब्लम है अंदर, उस जगह पे दर्द आपको फील हो रही होती है। दर्द जो है वो बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम उस दर्द को दबाने वाली, उसको किल करने वाली जो दवाइयां हम ले रहे होते हैं, जिसको पेन किलर्स कहते हैं, ये पेन को किल नहीं कर रही होती, बल्कि ये नर्वस सिस्टम में जाके उस रडार सिस्टम को हमारे को, जिसने हमें वो फील करवा रहा होता है, हमें वो बता रहा होता है कि आप इस जगह पे कोई मसला आपके इंटरनल हो रहा है, उसको ठीक करें, उसका कोई इलाज करवाएं। हम उस सिस्टम को जो है वो सुन कर देते हैं उन पेन किलर्स के इस्तेमाल से, जिसकी वजह से दर्द हो रही होती है, महसूस नहीं होती। और फिर उन पेन किलर्स का रेगुलर इस्तेमाल जो है वो हमारे किडनी फेलियर की तरफ लेके जा रहा है, वो हमारे ब्लड को थिक कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर आर्टरीज ब्लॉकेज, वॉल्व ब्लॉकेज हो रही हैं और एंजाइना के पेन्स आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने बैक पेन की हवाले से बात की, इसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? कोई इसके लिए मैं अभी ये कहूंगा कि ये जैतून का तेल ले लें 1 पाव, तारामीरा का तेल ले लें आधा पाव और 2 बोतल आयोडेक्स ले लें। इन तीनों चीजों को मिक्स करके रख लें और उनके जहां पे वो कमर में दर्द हो रही है उस जगह पे उसका मसाज जो है ना ये दिन में 2, 3, 4 दफा करें। और उसके बाद इनकी जो बादी चीजें हैं, जैसे चावल हैं, आलू गोभी है, मटर है, और उसके बाद चिकन है, अंडा है जो ब्रायलर मुर्गी का बाजार से मिलता है, इन चीजों से ये अवॉइड करें। और बकरे का गोश्त लाकर उसकी यखनी काली मिर्च और देसी घी में बना के उसके साथ बतौर इनको मेडिसिन रेमेडी नेचुरोपैथी के हवाले से उसको दें, तो ये तेजी से इनको फर्क पड़ेगा। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जब आपका वेट ओवर वेट आप हो जाते हैं, मतलब आपसे चला फिरा भी नहीं ठीक जाता, ऊपर से आप डायबिटिक भी हैं, तो उस वेट को आप स्लोली से रिड्यूस करते हैं, ये नहीं एकदम से तो वेट रिड्यूस करेंगे तो आपके अंदर तो और बॉडी के अंदर और ज्यादा कोई ना कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है ना। एक तो कंफर्म बात है कि ये जो हम डाइटिंग कर रहे होते हैं ना, ये डाइटिंग इंतहाई नुकसानदेह है। आप देख लें कि जो खवातीन डाइटिंग पे, लड़कियां डाइटिंग करने पे लगी हुई हैं, बाद में उनका देखें जिस्म जरूर कम होता है, वजन 5-7 किलो तक, 10 किलो तक भी कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो छोड़ती हैं वो वापस अपनी उस जगह पे नहीं पहुंचती, बल्कि उससे 2-4 किलो 5 किलो वजन का और इजाफा हो जाता है। लेकिन और खास तौर पे जो है ना वो उनका चेहरा जो है ना वो बहुत ज्यादा बेरौनक हो जाता है और अजीब पोजीशन होती है कि हर देखने वाला दूसरा बंदा कह रहा होता है कि आप बीमार हो गए, आपको क्या हुआ है। तो मिसाइल जो है ना वो फिर जब वो डॉक्टर से जाकर डिस्कस करते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, डॉक्टर साहब इस पे हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, अहमद है गुजरावाला से। जी अहमद। हाँ जी,
मेरे ना घुटनों में दर्द है, घुटने ये ना मेरे जी। घुटने कमजोर हैं, जोड़ हिल जाते हैं। कितने अरसे से ऐसा हो रहा है? ये कई साल हो गए हैं। कितने साल हो गए ना? और शुगर है मुझे। दर्दों को कितने साल हो गए? दर्दों को ये कई साल हो गए हैं। और शुगर कितने अरसे से? शुगर का हो गया कुछ 1.5-2 साल। 1.5-2 साल। और यूरिक एसिड वगैरह टेस्ट करवाया आपने? यूरिक एसिड वगैरह चेक कराया था, जब एक दफा आया था पहले, कई साल पहले। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया। एक तो ये है कि आपसे गुजारिश है कि जब आप अपना टीवी मसला का बयान वॉल्यूम कर रहा आप हुआ बंद कर करें दिया तो करें, आप वो अपने फिर वॉल्यूम कम करें टीवी का। और दूसरी बात कि जो बात आपने करनी हो वो अगर आपको नहीं समझ आ रही पूरी तरह से बात करने की, तो आप अपने सामने पहले वो मसाइल जो है वो रख लिया करें। और खास तौर पे ये जो आपका कहना है ना कि कई साल से मुराद 2 साल भी हो सकते हैं, वो 20 साल भी हो सकते हैं, वो 10-15 साल भी हो सकते हैं, तो पूरी तरह बात जो है ना वो समझने साहब में इनका फिर अभी मसला हम हो जाता जवाब है। देते हैं, एक और कॉल लेते हैं। जवाद है हमारे साथ बहावलपुर से। जी जवाद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये ना मेरी कमर में अक्सर पेन रहती है। कमर में दर्द रहती है? कितना अरसा हो गया? जी, ये तकरीबन हो गया कोई 6-7 माह हो गए। 6-7 माह हो गए हैं। क्या रीजन निकलता है? सो के जब सुबह उठता हूँ ना तब होती है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं, थोड़ा वेट ओवर है। कोई टेस्ट वगैरह करवाया आपने? टेस्ट तो करवाए थे, वो कहते थे वेट रिड्यूस कराओ फिर होगा। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया जी। देखें, सबसे पहले तो यह है कि आप पेन किलर्स पे 6-8 महीने से यकीनन लगे हुए होंगे। कभी इंजेक्शन लगवा लिया, कभी उसके लिए कोई पेन किलर्स ले ली। एक्चुअल सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके वो जो रीजन है वो क्या है। अगर इसको सिर्फ ये कह दें कि जब डॉक्टर्स के पास एक ही हल होता है ना कि पेन किलर्स खिलवाते रहे और लगवाते रहे, तो फिर हम भी जब फेड अप होते हैं तो फिर वो कोई ऐसा रास्ता निकालता है हमें शॉर्टकट कहीं से उस बात को हमें समझाने के लिए कि जैसे उसने कह दिया ठीक है आप अपना वजन रिड्यूस करें। अब वजन रिड्यूस करने के लिए भी उसके पास कोई आपके लिए डाइट प्लान नहीं होगा कि वजन की इकसाम कौन सी है, मतलब आपका मोटापा किस किस्म का है और उसके मुताबिक आपको कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी खुराक नहीं लेनी चाहिए। देखें, अगर एलोपैथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उसमें वेट रिड्यूस करने के लिए कोई दवाई नहीं है। खास तौर पे मैं एक बात मुझे याद आ गई, कल परसों मुझे किसी ने फोन करके कहा, खातून ने, कि जी मुझे मोटापा है और उसके बाद मुझे सिस्ट और फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में, तो लेडी डॉक्टर्स ने मुझे जो है ना वो ग्लूकोफेज दी हुई है खाने के लिए। तो मैंने उससे कहा जी ग्लूकोफेज जो है ये तो क्या आपको शुगर है? उसने कहा जी मुझे तो शुगर नहीं है। मैंने कहा टेस्ट वगैरह, उसने कहा वो कई दफा करवाया तो उसमें शुगर नहीं आ रही। तो मैंने कहा फिर आप ग्लूकोफेज क्यों ले रही हैं? कहती जी मेरी लेडी डॉक्टर ने ये कहा हुआ है कि इससे आपका जो है वो मोटापा कम होगा। मैंने कहा जी ये इट्स अ डायबिटिक ड्रग और ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। आपके अगर शुगर नहीं है और आप इसको अगर मोटापे के लिए या उसको सिस्ट और फाइब्रॉइड के लिए अगर उधर इस्तेमाल वो करवा रही हैं, तो इस दवाई के इस्तेमाल से, चूंकि ये मसनूई हार्मोन्स हैं, इसके इस्तेमाल से आपके एक्चुअल जो लबलबा है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है आपका, उस सारे जो अंदर से नेचुरल हार्मोन्स बनते हैं, ये उस सिस्टम को सारे को बिगाड़ेगी मेडिसिन और उसके बाद आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल हो जाएंगे। और खास तौर पे इसके इस्तेमाल से जो मैदा है वो डिस्टर्ब होता है, खुराक सही हजम नहीं होती और मैदे की अजीब पोजीशन हो जाती है, तो जिस वजह से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे हमें कम खाते हैं। जी इस पे मजीद बात करते हैं, हमारे साथ फारूक है चकवाल से। जी फारूक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से बात करनी। जी बताइएगा। जी मेरी 35 ईयर्स एज है और मुझे तकरीबन लास्ट मई से बलगम का मसला है। मैंने काफी इलाज भी कराया है। किस तरह का इलाज किया? साथ जो है अभी मुझे मेदे की प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे कंस्टिपेशन हो जाती है। मीट भी मैं नहीं यूज करा अभी, कभी कभी चिकन खा लेता हूँ लेकिन सब्जी यूज कर रहा हूँ ज्यादा। चलें अभी भी बलगम बहुत बन जाती है। जी मैं बताता हूँ आपको। जी ठीक हो गया। एक्चुअली ये है कि आपके जो बलगम रेशा बन रहा है ये जब केरे की शक्ल में गले में गिरेगा और अगर ये खुराक की नाली में जाएगा तो आपके मैदे में चला जाएगा, फिर उसमें मैदे के मसाइल, मैदे को ख़राब करेगा। उसके इंटरनल गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर होती है उसको वो ख़राब कर रहा होता है और जो हरारत ख़ास तौर पे मैदे में आती है अल्लाह ताला जो उसमें प्रोवाइड करता है और जिससे हमें भूख भी लगती है और उसी हरारत से हमारी खुराक जो है वो आगे जज़्वे बदन बनती है और सही अच्छी हजम होती है।
वो ये जो बलगम रेशा आपका है ये उसको हरारत को भी किल कर रहा होता है और उसकी वजह से आपके मैदे की और बहुत सारे मसाइल बनेंगे। डॉक्टर आपको जो है मतलब वो जो बेसिक प्रॉब्लम है मेडिसिन पे लगा देंगे। बेसिक आपका जो प्रॉब्लम है वो बलगम रेशा का है। अब बलगम रेशा के लिए अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे और उन्हीं पे ऊपर रहेंगे, फिर एक वक्त आएगा आपको वो साथ स्टीराइड देना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसके साथ एंटी एलर्जी मेडिसिन शुरू हो जाएंगी और जब तक ये बलगम रेशा जो है ये आपके ब्लड में सर्कल करके पूरी बॉडी में पहुंचेगा तो फिर उसके कुछ टाइम के बाद जब आप क्रॉनिक होंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुख्तलिफ एलर्जेटिक प्रॉब्लम आएंगी। स्किन सोराइसिस भी हो सकता है या आपके बहुत ज्यादा छींके आना, स्नीजिंग और उसके बाद सर में दर्द, बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, ये मुख्तलिफ मसाइल हैं। आप इसका परमानेंट जो हल है वो ये है कि एक तो आप अदरक लें, उसके बाद आप लौंग लें, दालचीनी लें और मुलट्ठी लें। इन 4 चीजों का आप कावा बनाकर उसके बाद उसको जब वो तैयार हो जाए तो उसमें उस वक्त हस्बे जायका जो है वो शहद डालकर आप इसको नीम गर्म सुबह दोपहर शाम पिए और बाकी चीजों और ठंडी चीजों से परहेज करें और उसके बाद फिर मुझे फोन करके बताइएगा कि क्या हालात है। ये बहुत ज्यादा यकीनन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसको जरूर आप घर में ट्राई कीजिएगा। हमारे साथ एक कॉलर है, किरण है लाहौर से। जी किरण, लाइन ड्रॉप हो गई है लगता है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, असल ये है कि देखें हमें अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए हम अपने आप को, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मुख्तलिफ ऐसी अद्वियात और वैक्सीन्स और उनके इस्तेमाल की तरफ तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम खुराक को क्यों फॉलो नहीं कर रहे कि हमें किन चीजों को किस तरह से खाना है। जो है चेंज हो रहा है, बच्चों में फ्लू कफ का बहुत ज्यादा वो बढ़ रहा है और माएँ क्या करती है कि घर में जो कफ सिरप पड़ा होता है वही बच्चों को पिला देती है। देखें, पहली बात यह है कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ये नहीं है कि आप ये देखें कि बच्चों के अंदर इस वक्त जो है ना वो दमा अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो इसलिए बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि माएँ घर में उनको जैसे ही कोई ना कोई मसला होता है, जरा सा नजलस काम हुआ और उन्होंने फौरन उठाया पैरासीटामोल या ब्रूफिन का सिरप और उनको वो पिला दिया और उससे ये होता है कि वो जो पतला सा पानी अभी शुरू हुआ था नजले की शक्ल में निकलना, उसको हमने रोक दिया, वो जम गया और उसके बाद उससे वो सफेदी से वो गाढ़े की पन की तरफ गया और उसके बाद वो पीला हो गया और उसके बाद वो हलक से गिरना शुरू हुआ। बच्चा उसको निगर रहा है, वो मैदे में जा रहा है तो सेहत खराब हो रही है और बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। और अगर वो सांस की नाली में ट्रैंकिया में जा रहा है तो वो फेफड़ों में चला गया और उस वहां पे उसको दमे के प्रॉब्लम और एलर्जी और मुख्तलिफ मसाइल शुरू हो जाएंगे। बच्चों की सेहत वो नहीं होती। चिकन छोड़कर अगर हम बकरे के गोश्त की यखनी बनाकर लेना शुरू कर दें तो बहुत तेजी से इस मौसम में हमें अफाका होगा। चाय छोड़कर अगर हम लौंग, दालचीनी, अदरक और मुलट्ठी का कावा बनाकर शहद डालकर उसको पीना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और डॉक्टर साहब ये बच्चों के लिए भी? जी, सबके लिए। मतलब ये देखें, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो मेरे पास मेरे रास्ते पे चलते हुए मेरे तक डॉक्टर साहब इस पे मजीद हम बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, जुल्फिकार है नारोवाल से। जी जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी बताइए। डॉक्टर साहब, मुझे कोई 3-4 महीने हुए डायबिटीज जो सी है ना तशखीस हुई है। ठीक है। और सर मेरे कंधे के ऊपर है कोई साल हो गया, दर्द है कंधे से बाजू तक आती है वो दर्द दाएं कंधे पर जी। तो मैंने काफी पेन किलर लिए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 1 साल से आपको कंधे की दर्द है और दर्द की दवाइयां आपने पेन किलर्स आप बता रहे हैं कि जी मैंने बहुत ज्यादा खा के देख ली। मैं ये कहता हूँ नहीं, ये अलग बात है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि अगर वो पेन किलर्स इस कंधे के दर्द का हल होता तो 1 साल में जितनी आपने पेन किलर्स खा ली हैं, या वो मरीज जो साल से पेन किलर्स पे लगे हुए हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि इन पेन किलर से हमें क्या फायदा हुआ और उससे नुकसान कितने आए। हो सकता है कि जितनी पेन किलर जिसने खाई है उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ हो और उसका इफेक्ट अगर पैंक्रियाज पे पड़ा है तो आज आप जो है ना वो शुगर के मर्ज में भी उन दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनल आपके जिस्म के अंदर आपका सारा नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है और आप नर्वस सिस्टम को जो है वो सुन करने वाली दवाइयां खा के तो आप 4-6 घंटे अगर आपके अच्छे निकल जाते हैं और आप समझते हैं कि आप दर्द नहीं हो रही
तो दर्द भैया उस वक्त भी हो रही होती है, सिर्फ इतना है कि फर्क के वो महसूस नहीं हो रही होती, और जब वो महसूस करने वाली सलाहियत जो है वो बेदार होती है तो उस वक्त वो दोबारा फीलिंग्स हमारी बहाल हो जाती हैं, तो हमें दर्द उस वक्त एहसास दोबारा से वहीं से शुरू होता है जहां से हमने उसको दबाया था। दूसरी बात कि आपने शुगर की बात की, तो अभी आपको 3-4 महीने हुए हैं, आप सबसे पहले अपने लबलबे का जो है ना वो टेस्ट करवाएं, उसको चेक करवाएं और उसकी खराबियों को देखें कि वो उसकी वजह और रीजन क्या बना हुआ है, और उस रीजन को ट्रीट करें ताकि लबलबा जो है वो ठीक हो। और उसके बाद आपको जो भी आप दवाइयां शुगर कंट्रोल करने के लिए खा रहे हैं, इनसे आपको मुस्तकिल जो है वो डॉक्टर साहब, शुगर की वजह से जिनमें पट्ठों की दर्द होती है, घुटनों की दर्द होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, जिनके खासतौर पे जोड़ों का दर्द है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, वो नोट कर लें कि एक तो 70 फारसी आपको पंसार से मिलेगा, 9 ग्राम आपने वो लेना है, बादियान आपने लेना है 6 ग्राम, अदरक लेना है 3 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 70 फारसी 9 ग्राम, उसके बाद बादियान 6 ग्राम और अदरक 3 ग्राम। इसको 1 गिलास पानी में आप चूल्हे पे रख के हल्की आंच पे इसको पकाएं। जब ये हाफ गिलास रह जाए इसको नीचे उतार लें और इसमें शहद डालकर आप इसको नीम गर्म जो है वो सुबह दोपहर शाम पिएं, तो आपके जोड़ों के दर्द और जितने पट्ठों में दर्द और खिंचाव हैं, ये सारे मसाइल आपके जो है इनमें तेजी से फर्क पड़ेगा। और कम से कम ये जरूर होगा कि आपकी जो पेन किलर आप ले रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा काम करेगा ये। और खास तौर पे वो पेन किलर्स के जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, उससे जो किडनी फेलियर्स हो रहे हैं, हम डायलिसिस तक पहुंच चुके हुए हैं और बार बार गुर्दों के वॉश करवाने को तो लगे हुए हैं और उसी को शायद इलाज समझा हुआ है। गुर्दे वॉश जरूर करवाए जाएं, लेकिन उसके साथ साथ उस क्रेटानाइन और जो ब्लड यूरिया जो बढ़ चुका हुआ है उसको भी पीछे से जाके सिस्टमैटिकली अगर ट्रीट करें तो आपका वक्फा जो डायलिसिस करवाने का है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ना कि वो कम होता ये जो डॉक्टर साहब ने आपको इलाज, होममेड इलाज बताया, ये जरूर ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत इफेक्टिव होगा ये घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए। हमारे साथ यहाँ पे एक कॉलर है, शफीक है बुरेवाला से। जी शफीक। वालेकुम सलाम। सर मेरी उम्र ना 37 साल है, मुझे ना थोड़ा सा शुगर का मसला हो गया, अभी मैंने थोड़ी देर चेक करवाया, 150 आई है उसमें। सही। तो और कोई मसला नहीं, मुझे बस यही है इसके बारे में। अच्छा ये बताइएगा, आप इससे पहले क्या वॉक वगैरह करते रहे हैं? जी वॉक करते थे इससे पहले? नहीं, पहले किसी को भी, घर में भी किसी को नहीं है। नहीं, आप वॉक करते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे? एक्सरसाइज करता हूँ। कितना का टाइम? तकरीबन 1 घंटा। अच्छा, और इससे 6 से 7 बजे तक? जी, सुबह 6 से 7 बजे तक 1 घंटा करता हूँ। अच्छा, आपकी वैसे वर्किंग क्या है, क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है, फैक्ट्री है मेरी। अच्छा, ठीक हो गया जी, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया जी। देखिए, वॉक जब शुगर हमें पता चलता है ना कि शुगर डिटेक्ट हो गई है, तो उस वक्त हम थोड़ा सा फौरी कॉन्शियस होते हैं और हम वॉक की तरफ आ जाते हैं, और फिर डॉक्टर्स भी बता देते हैं, लोग भी हमें बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हम तंदुरुस्त हैं तो उस तंदुरुस्ती को सेव रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम क्या कर रहे हैं? बल्कि जब हम बीमार होते हैं तब हम इसकी तरफ आते हैं, वॉक की तरफ, डाइट की तरफ ज्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं। वो पेशेंट जो समझते हैं ना कि जी हमारे से तो 10 कदम नहीं चला जा रहा, तो हम वॉक कैसे 1 घंटा करें? मैं ये सवाल करता हूं कि आज अगर आप 10 कदम नहीं चल सकते तो आइंदा कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद आपके वो 10 की बजाय 8 कदम हो जाएंगे, फिर 6 कदम होंगे, उसके बाद फिर आप व्हील चेयर पे होंगे या आप बेड पे होंगे। अपने उन जितने कदम आज आप चल सकते हैं, जितने मिनट आप आसानी से चल सकते हैं, उतने मिनट रोजाना जो है ना वो प्रैक्टिस जारी रखें। और हफ्ते बाद, 5-4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद अपनी सकत के मुताबिक उसमें 2 मिनट का इजाफा कर लें, फिर कुछ दिनों के बाद 2 मिनट का इजाफा कर लें। तो इस तरह करते करते आपका स्टेमिना जो है वो बिल्ट अप होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 10 से 15, 20, 25, 50, 100 मिनट इस तरह आप अपना जो है ना वो बढ़ा लेंगे। और हरकत से हरारत पैदा होती है, और हरारत जो है वो बहुत सारी चीजों को बर्न करती है, किल करती है। हरारत आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बर्न करती है, हरारत आपके यूरिक एसिड को बर्न करती है, और उसके बाद हरारत जो है वो आपके पट्ठों के अंदर आके उसको बहुत अपग्रेड करती है। एक्सरसाइज जो है वो आपकी होल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है, फरा है समुद्री से। जी फरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात करनी है जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरे बेटे और भाई का मसला है, पहले मैं अपने बेटे की बात करती हूँ। जी बताइए। टॉन्सर है गले में। टॉन्सिल्स हैं?
हाँ जी। अच्छा जी। उसकी उम्र ना 19 साल उम्र है उसकी। ठीक है। तो जब वो कुछ खा लेता है तो उससे गला खराब हो जाता है, फिर बुखार हो जाता है उसको, तो उससे उसकी ना तबीयत खराब ही रहती है। अब बुखार रहता है उसको, तो दवाई बहुत खाई है तो आराम नहीं आता जी। दूसरा बताइएगा। भाई है मेरा, तो वो डॉक्टर साहब उसकी उम्र तकरीबन ना 36 साल है जी। तो उसको थोड़े दिनों के बाद ही ना पेट खराब हो जाता है और मैदा खराब हो जाता है, उल्टियां वगैरह आती है। जी ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया जी। देखिए, जो आपने भाई का मसला बताया मैदे का, और उसमें उल्टी वगैरह मतली की कैफियत आती है और मैदा खराब होता है, मोशन भी शायद आना शुरू हो जाए, उनके मैदे के अंदर अल्सर भी हो सकता है, या उनके गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो लेयर है स्टमक की वो डिस्टर्ब है। अदरक, जीरा, सफेद सब्ज पुदीना और कलवंजी, 4 चीजों का आप उसको कावा बनाकर जो है वो नीम गरम उनको सुबह दोपहर शाम पिलाएं। और कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू, सिर्फ इन सब्जियों को काली मिर्च में सालन बना के देसी घी में या जैतून के तेल में, तो ये सिर्फ सब्जियां दें। और इन्हीं सब्जियों में जो आप शोरबे वाली बना सकते हैं वो शोरबे वाली बना के डॉक्टर साहब, ये दीजिएगा। जो कहवा है ये खाने के बाद भी यूज हो सकता है या आपने खाली जब पेट मर्जी आपने आप यूज इसको करना है पी इसको? सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और जहां तक आपने वो बच्चे की बात की कि उसके नाक के अंदर जो मसाइल बड़े हुए हैं, उसके लिए आप ये करें कि टॉन्सिल्स का था, सॉरी टॉन्सिल्स के लिए ये है कि आप उसके अदरक ले लें, मुलट्ठी ले लें, लौंग और दालचीनी, इसका कावा बना के शहद डाल के आप इसको ये पिलाना शुरू कर दें। और खास तौर पे आप नीम का दरख्त आपके कहीं गिरदोनवा में मिल जाएगा, उसके आपने पत्ते लेने हैं, नीम के दरख्त के 2 तोले आप ले लें पत्ते, और उसको 2 किलो पानी में जोश देना है, उसको पकाना है, उबालना है, और फिर बाद में उसको नीचे उतार के हल्का सा नमक डाल के, तो फिर उसको कहीं के उसके वो गरारे करे, और नाक में भी डाल के, तो नाक को भी वो बार बार नाक के गरारे भी करे और गले के गरारे जी भी बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है, वकास है दुबई, अब्बास है दुबई से। जी अब्बास जी। वालेकुम सलाम। सर जी मेरे गुर्दे में एक पथरी है सर जी, 6 महीने से। कितना अभी मेरा वीजा का है प्रॉब्लम थोड़ा, लेकिन मैं नहीं आ सकता। कितना अरसा हो गया हुआ है? कैसे जी सर? कितना अरसा हो गया पथरी को? 6 महीना हो गया सर जी। 6 महीने हो गए जी। अच्छा जी, आप लिख ले, मैं आपको बताता हूँ जी। खासतौर पे वो लोग जो गुर्दे की पथरी में या जिनके बार बार गुर्दे की पथरियां बन रही हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि पहले तो वो अपनी खुराक पे तवज्जो दें। जिन चीज़ों की वजह से पथरियां बार बार बनती हैं, हम उस खुराक से ज़रा अपने आप को अवॉइड करें, और पानी का साफ और इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि पानी जब भी पिए वो नीम गर्म हो, और पानी को गर्म करके हमेशा पीना चाहिए, सिप ले लेकर पीना चाहिए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। लेकिन हम पानी ताज़ा भी अगर पिएंगे वो भी गलत है, और अगर हम खास तौर पे ठंडा पीते हैं या बहुत ज्यादा ठंडा करके उसको पिएंगे, और आगे जो गर्मियां सीजन शुरू हो रहा है, लोगों ने अभी से ठंडे पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, ये तेजी से मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ जाएंगे। गुर्दे की पथरी वगैरह का जो मसला है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आप बरग ले लें, पत्ता होगा अजूबा सब्ज, इसको पत्थर चट भी कहते हैं। पत्थर चट जो है वो आपने 2 अदद लेने हैं, और काली मिर्चें आपने 7 अदद लेनी है। इसको किसी आप कुंडी के अंदर आपने इसको रगड़ना है, और उसके बाद इसको पीस कर छान कर आप इसको 20 दिन तक जो है वो कंटिन्यू इसको पिएंगे। और चुलाई का साग मिलता है, चुलाई का साग लेके 50 ग्राम उसको काट कर 1 गिलास पानी के अंदर जोश देकर आप इसको सुबह नहार मुंह अगर रोजाना पीना शुरू कर दें तो 20 दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपकी दर्द भी ठीक हो जाएगी और पथरी के मसाइल भी तेजी से कवर होंगे। जी डॉक्टर साहब, इस पे हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, शाहिद है लाहौर से। जी शाहिद। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे जो है ना ये मैं छत से गिरा हूँ तो मेरे मोरे बैठ गए हैं। कोई डॉक्टर कहते हैं आपके खराब हो गए हैं, कोई कहते हैं बैठ गए। तो मुझे नमाज पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, काम भी मैं दिहाड़ी करता हूँ तो बहुत मसला है। छोटे छोटे बच्चे हैं डॉक्टर साहब मेरे लिए। कोई आपका सीटी स्कैन या MRI हुआ कोई? जी MRI मैं नहीं कर सकता था। वो MRI के लिए मुझे कह रहे थे 4000 5000 आप कहिए कि एक्स्ट्रा होगा MRI का, तो आपने 4 करने पड़ेंगे। सही। तो अच्छा, उसके लिए मेरे पास सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइएगा कि आप सीढ़ियां चढ़ उतर लेते हैं? जी बिल्कुल। और नमाज उठने और बैठने में क्या मसला है? जब मैं रुकू से जाता हूँ तो पीछे कमर में हाथ रख के ऐसे, तो फिर मैं सीधा होता हूँ। जी ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक हो गया। देखें, ये अगर आपके रीढ़ की हड्डी का मसला होता
तो जो मैंने पूछा ना कि आप सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, रीढ़ की हड्डी का जिसका वाकई मोरों का मसला होगा वो बंदा एक से दूसरा स्टेप सीढ़ी का नहीं ले सकता। आप सीढ़ियां चढ़ भी लेते हैं, उतर भी लेते हैं, और उसके बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी खासतौर पे रुकू में झुकने और सीधा होने में सिर्फ प्रॉब्लम है आपके वहां पे जो मसल्स हैं उसके पट्टे जो है ना रीढ़ की हड्डी के साथ उनमें खिंचाव और प्रॉब्लम है। आप उसका इलाज करें, मतलब रीढ़ की हड्डी को छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी का आपका मसला कोई नहीं है। आप ये करें कि जैतून का तेल ले लें 1 पाव, तारा मीरा का तेल ले लें आधा पाव, और 2 बोतल आयोडेक्स, तीनों चीज़ों को मिक्स करके उसके साथ इस पे दिन में 2, 4, 5 दफ़ा जितना ज़्यादा हो सके आप इसको बार बार मसाज करवाएं, उस जगह पे कमर पे और पूरी कमर पे भी साथ मसाज करें। और बकरे का गोश्त ले आएं, उसकी आपने 3-4 उसके पीसेस छोटे जो बोटियां होती हैं उनकी आपने काली मिर्च और उसके बाद आपने उसमें देसी घी डाल के आपने उसकी यखनी बनवानी है, और इस यखनी को बतौर दवाई आपने सुबह दोपहर शाम 1-1 कप लेना है। आप जरा 5 दिन ये काम करके फिर मुझे बताएं कि अब क्या पोजीशन है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, फैट्स के लिए खवातीन के लिए कुछ ऐसा बताएं कि जो खवातीन डाइट करना चाहती हैं वो हेल्दी फूड भी ले और डाइट उन्हें डैमेज भी ना करे उनकी बॉडी को, उनकी किसी और चीज को। देखिए रक्षंदा, एक बात ज़हन में रखें कि जिसको हम समझते हैं ना कि ये हेल्दी फूड है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो उस मरीज के मिजाज पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिसको हम हेल्दी फूड समझते हैं और जिसको हम समझते हैं कि ये शायद हेल्दी फूड नहीं है, देखना ये है सबसे पहले कि मोटापा जो है उसकी किस्म कौन सी है। अगर वो मोटापा जो है वो चर्बी वाला है तो उसकी पोजीशन, उसकी खुराक कोई और होगी। अगर वो मोटापा जो है वो तजाबियत है एसिडिटी वाला और जिस्म नरम, पिलपला, डिलका, लटका हुआ है तो उसकी खुराक कुछ और होगी। सूरत हाल जो है ना वो हम इन सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं एक डाइट प्लान कैलोरीज वाला जो हमारा है वो गोरे ने हमें एक यहूदी लाबी से हमें आ गया हुआ है, और वो उस फरंगी तिब का है जिसने मुख्तलिफ बीमारियों को फैलाने में मुआवनत करनी है। हम उस लेवल को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि चिकन को हम समझते हैं कि ये इस्तेमाल किया जाए, इसमें कैलोरीज बहुत कम है, इट्स अ वाइट मीट, बट ये वाइट पॉइजन है। और बकरे का गोश्त जो है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती प्रोटीन रखी है और बहुत ज्यादा उससे हमें एनर्जेटिक, हमारी कुव्वत मुदाफियत अपग्रेड होती है, हमारे पट्टों के मसाइल बहुत तेजी से ठीक होते हैं, उससे हम खौफजदा हुए। डॉक्टर साहब, डाइट के हवाले से हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ सोबिया है बहावल नगर से। जी सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी ना ये जो गर्दन के पट्टों में बहुत दर्द रहता है, खिंचाव बहुत ज्यादा रहता है। अभी बहुत मेडिसिन खाई है लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई यूरिक एसिड वगैरह टेस्ट करवाया? जी यूरिक एसिड मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। हाँ जी, यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जी मैं बताता हूँ। जी ठीक हो गया। अभी आपने पट्टों खिंचाव के लिए भी बताया अभी था, मैंने वो ऑयल जो बताया ना, जैतून का तेल, तारे मीरे का तेल और आयोडेक्स, उसको एक तो इस्तेमाल करना चाहिए। और एक और चीज है कि हमारी कुव्वत मुदाफियत जो है ना उसको अपग्रेड करने के लिए और खास तौर पे बहुत सारी बीमारियों के लिए ये जो मैं अब उसका आपको बताने लगा हूँ ये बहुत बेहतर है। कल परसों मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी जो है उसको मैं स्टडी कर रहा था, तो वहां से ये बात मुझे मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने फरमाया, और वो अक्सर इस चीज को इस्तेमाल किया करते थे कि खजूर ले लें, शहद ले लें और बादाम की गिरियां ले लें। अब बादाम की गिरियां जो है ये कभी भी आपने निकली हुई नहीं लेनी, आप बादाम साबित लें और तोड़कर उस वक्त खुद गिरियां निकाल लें जितनी आपको उस वक्त जरूरत है। तो तीनों चीजें जो है ना ये हम वजन हो, खजूर, शहद और बादाम की गिरियां। तो खजूर को अंदर से गुठलियां निकाल के आप साइड पे कर दें और फिर उस खजूर को और बादाम की गिरियों को एक साथ कूट कर यकजान कर लें, और उसके बाद फिर जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो फिर उसमें जितना शहद बाकी आपके पास था जो डालना था वो फिर उस वक्त आप शहद डालकर इसको बना के मुरक्कब बना के ये माजून टाइप बनेगी, आप बना के रख लें। ये आप अगर 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को या 3 टाइम अगर आप इसको ले लें तो बहुत अच्छा है। और इसको अगर खास तौर पे अदरक, जीरा और पुदीना के कहवा के साथ लें या नीम गर्म दूध के साथ लें तो खास तौर पे जो आपकी नजर कमजोर हो रही है, बिनाई के ऊपर इफेक्ट आ रहा है या अगर ऐनक लगी हुई है तो वो बड़ी तेजी से, अगर आपके नंबर चेंज हो रहे हैं, बार बार आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपके सर में दर्द रहता है, आपके पट्टों में खिंचाव रहता है, आपके नाक, कान, बलगम, रेशा, केरा की प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर आपके यूरिक एसिड है, उसके बाद अगर आप ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, उसके बाद अगर आपका
मोटापा बहुत ज्यादा है, आप शुगर के पेशेंट हैं, इवन अगर आपको हेपेटाइटिस वगैरह के मसाइल हैं, गुर्दे आपके डैमेजेस की तरफ हैं, तो ये आपको एक ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये तर्ज जिंदगी जो मुझे मिला मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये इससे अच्छा विटामिन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। खजूर और बादाम तो वैसे ही बहुत अच्छी है हमारे लिए। खासतौर पे वो जो हम विटामिन बाजार से मसनूई बने हुए लेते हैं ना, उनकी पैकिंग बहुत खूबसूरत होती है और सारी पैकिंग की कीमत होती है, अंदर जो दवाई होती है उस पे तो खर्चा ही कोई नहीं होता। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ यहाँ पे कॉलर है, फरहत है गुजरावाला से। जी फरहत। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बताइएगा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरे ये जो टखने हैं ना जी, ये बहुत ज्यादा सूजे हुए हैं 2-3 दिन से। ठीक है। तो कल मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं जी, वो सारे क्लियर हैं, तो लेकिन अब मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे पाँव बहुत ज्यादा सूज गए हैं। जी मैं बताता हूँ आपको। ठीक हो गया जी। आप टेस्ट आई डोंट नो कि कौन से हुए, और ये भी देखना है कि वो कितनी अच्छी लेबोरेटरी थी, वहां पे टेक्नीशियन बैठ के कर रहा था या पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर खुद बैठा हुआ था। मैं पहले भी कई दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि महकमा हेल्थ जो हमारा या फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या जो हमारी प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इनको जो लैब्स हैं खासतौर पे उनको भी जाके चेक करना चाहिए। वहां पे टेक्नीशियन बैठे हुए होते हैं और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टरों के पैड पड़े हैं, उनकी सिग्नेचर और स्टैंप लगी हुई होती है, जो उनको दिला करता है वो रिपोर्ट बना के और वो दे देते हैं। रिपोर्ट ये शो कर रही होती है कि पैथोलॉजिस्ट के साइन मौजूद हैं, बट करने वाला जो है वो टेक्नीशियन होता है। जी बिल्कुल। और जहां तक आपने ये कहा कि रिपोर्टों में कुछ नहीं आया, कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स के अंदर कोई गड़बड़ है। अगर हम समझते हैं रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो फिर ये पाँव के ऊपर जो वर्म आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और उसकी वजह कोई ना कोई तो जरूर होगी। प्रोग्राम का टाइम जो है वो शॉर्ट है, आप प्लीज डाइट चार्ट बता दें। उसके लिए ये होगा कि आप एक तो एक बाल्टी जो है वो गर्म पानी लें, जब वो पानी गर्म करके आप बाल्टी में डाल लें तो उसमें फिर आपने 2 चम्मच नमक सफेद और 2 चम्मच आपने फटकड़ी पिसी हुई उसके अंदर डाल के उसको हल करना है, और फिर आपने हाथ लगा के देखना है कि पानी काबिल बर्दाश्त है, तो फिर आपने उसके अंदर अपने पाँव पिंडलियों तक जहां तक हो सके वो उसमें डुबो कर आप बैठ जाएं, और 10-15 मिनट के बाद जब वो पानी के अंदर हरारत खत्म हो जाए, ठंडक का एहसास हो, पाँव बाहर निकालें, तौलिए से खुश्क करें। उसके बाद जैतून का तेल, तारे मीरे का तेल और आयोडेक्स जो हमने बताया था उसको जो मिक्स करके रखा हुआ है उसके साथ आप मसाज करें और उसके बाद आप सो जाएं। ये रात को करें, और ये खास तौर पे वो शुगर के पेशेंट भी कर सकते हैं जिनके फुट न्यूरोपैथी जो है वो आ रही होती है ड्यू टू डायबिटिक इफेक्ट होता है, या वो गुर्दे के मरीज जिनके पाँव सूजे हुए हैं और पिंडलियों बहुत ज्यादा स्वेल कर चुकी हुई हैं, या हेपेटाइटिस के पेशेंट जिनके पेट में पानी आने की वजह से पाँव पे और पिंडलियों पे वर्म आया हुआ है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है। और आखिर में यही बात करूंगा फिर मैं कि एक बात कि खुराक जो है उसको अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात जो है ये हमें खुराक की तरह खाना पड़ेंगी, और फिर खुराक हमारी आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम कहते हैं ना, हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास, हकीमों के पास, होम्योपैथ के पास जाते हैं, तो वो हमें आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने परहेज की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं। यही अगर हम पहले म्याना रवि से चल रहे होते, कुरान और हदीस की बातों को अगर हम प्रॉपर फॉलो कर रहे होते, तो आज ये वक्त देखना ना पड़ता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगर आप डॉक्टर साहब से मजीद कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप उन्हें 03219462 पर आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी होस्ट रुखसंदा बिलाल को प्रोग्राम कुरान सेहत के साथ दे इजाजत। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।